तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे पूर्वांचल कैरियर क्लासेस, ये जो ऑनलाइन संस्था आप लोगों के लिए आपके सर हैं सीटेट स्पेशलिस्ट सर मनोज सर, डॉक्टर मनोज सर, आप लोगों को बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा ही रहे हैं। इन्वायरमेंट आपके नीलकमल सर हैं, मैथ आपके ट्रिकी रवि सर पढ़ा ही रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। हम हिंदी लेकर उपस्थित होते हैं, संस्कृत सर नहीं, यशवंत सर जो है संस्कृत लेकर आपके सामने आते हैं। तो लेकिन हम हिंदी की क्लास, ये तो सीटेट का हो गया, हमारा सीटेट का जो बैच चलता है वो भी निःशुल्क, वो भी गारंटी के साथ, सफलता की गारंटी के साथ ये बैच मास्टर बैच के नाम से चलाया जा रहा है। हम इसमें हिंदी विषय लेकर आते हैं। आज हमारी 6वीं क्लास है हिंदी को लेकर के। तो नमस्कार, मैं राहुल सर आप सभी का आपके चैनल इस पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने कल की कक्षा में अच्छा एक चीज जान लीजिए कि ये जो हिंदी हम पढ़ रहे हैं, ये मत सोचिए केवल सीटेट और टेटे के लिए, सुपर टेटे के लिए है। कौनों परीक्षा देने जाएंगे जहां हिंदी पूछा जाएगा, चाहे ट्रिपल एसटी का, SSCGD का, कोई परीक्षा, ये पूरा का पूरा काम करेगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, आज की हमारी 6वीं क्लास है। आइए देखते हैं क्या है, कौन सी। हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला। क्या पढ़ रहे हैं? वर्णमाला। वर्ण विचार पे हम लोगों ने, या वर्णमाला कह लीजिए, इस पर विचार विमर्श हुआ था। हम लोगों ने कल इस पे चर्चा की थी, कल की वीडियो में। और हम स्वर के अंतर्गत जो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर थे, जिह्वा के भाग के आधार पर स्वर के भेद थे, ओष्ठाकृत के आधार पर स्वर के क्या भेद थे, इन पर हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। आज उसी में एक लास्ट और अंतिम प्रकार स्वर का बचा हुआ है, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है मुखाकृति के आधार पर स्वर वर्णों के भेद। दोस्तों, ये जो बिंदु है, आज हमारा स्वर का चौथा प्रकार जो हम पढ़ रहे हैं, मुखाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, कितने स्वरवर्ण, क्या है, कैसे क्या है। तो मुखाकृति के आधार पर हिंदी में, हिंदी वर्णमाला में जो स्वर है उनके कुल 4 भेद बताए गए हैं। कितने भेद? कुल 4 भेद बताए गए हैं। यह बात याद रखिएगा। कौन कौन से? पहला क्या है? विवृत स्वर, विवृत स्वर। दूसरा क्या है? दूसरा है अर्धविवृत स्वर। ध्यान दीजिएगा, बहुत काम की चीज है। अर्ध क्वेश्चन पूछता है, यहीं से एक चीज जान लीजिए, यहां से जरूर क्वेश्चन उठाता है। अर्धविवृत स्वर। तीसरा है संवृत स्वर, और चौथा है, ये तीसरा हो गया आपका, और ये चौथा है आपका अर्ध संवृत स्वर। क्या है? अर्ध संवृत स्वर। तो दोस्तों, आपसे कोई भी पूछ ले या किसी भी परीक्षा में आपके सामने प्रश्न आ जाए कि भैया ये बतावा विवृत स्वर का होता है, अर्ध विवृत स्वर का होता है, संवृत का होता है, अर्ध संवृत का होता है, तो सबसे पहले ये चीज जानिए कि मुखाकृति के आधार पर स्वर वर्णों के भेद, यानी हमारे यहाँ जो श्रीमुख है, हमारे श्रीमुख की आकृति कैसी बनती है जब हम इन 11 स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो हमारे श्रीमुख की आकृति कैसी बनती है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आप सीधा सीधा जानिए, इसके 4 प्रकार बन सकते हैं, 4 प्रकार से बन सकते हैं। एक है विवृत। विवृत का शाब्दिक अर्थ होता है खुला हुआ, एकदम बहुत ज्यादा खुला हुआ। और संवृत का एकदम हिसाब से हम बता रहे, जितना उतना अपना दिमाग में लगा हुआ, ये चीज बता दे रहे। याद का एकदम याद हो चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है और बच्चे गलत करके आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो विवृत स्वर है, इस विवृत का अर्थवय होता है
खुला हुआ, बहुत अधिक खुला हुआ। और ये जो अर्ध विवृत है, यानी विवृत माने खुला हुआ, अर्ध माने आधा, आधा खुला हुआ, क्या हमारा मुख, और क्या समृत, समृत माने बंद होना, हमारे मुख भाई बंद होगा तो उच्चारण नहीं हो पाएगा। लगभग जो आप कह सकते हैं कि एक तो सर्वाधिक खुला हुआ, फिर उससे कम खुला हुआ, फिर उससे कम खुला हुआ, और फिर सबसे कम खुला हुआ हमारा श्रीमुख किन स्वर वर्णों का उच्चारण करता है। यानी इसमें सबसे ज्यादा हमारा मुख खुलेगा विपरीत स्वर में, और उसके बाद सबसे इससे कम इसमें, इससे कम इससे कम, सबसे कम अर्ध समृद्ध स्वर में। विवृत का अर्थ होता है बहुत अधिक खुला हुआ, और समृद्ध का अर्थ होता है लगभग आधा से ज्यादा खुला हुआ। तो विपरीत स्वर के अंतर्गत केवल एक स्वर आता है जिसका नाम है बड़ा वाला आ, यानी जिसे आप हिंदी में दीर्घ आ कहते हैं। केवल एक संख्या होती है, यानी हमारा त्रिमुख जो है सर्वाधिक खुल जाए। ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने पे हमारा श्रीमुख सर्वाधिक खुले उसे विवृत स्वर कहा जाता है। ऐसा 11 स्वरों में केवल एक स्वर है दीर्घ आ, जिसका उच्चारण करने पर हमारा श्रीमुख, हमारा ये जो मुख सर्वाधिक खुल जाता है, सबसे ज्यादा खुल जाता है। एक संख्या है वही दीर्घ आ की विवृत स्वर के अंतर्गत। तो हम अर्ध विवृत की बात कर लें। आप कह सकते हैं कि ऐसी ध्वनियां, ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं अर्ध विवृत, ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में, या ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमारा श्रीमुख विवृत की अपेक्षा थोड़ा कम खुले, उसे हम अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। और इसके अंतर्गत अ, ऐ, औ, कौन, लघु अ, ऐ, औ, इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, ऐ, औ, आपका ये जो तीन स्वर है लघु अ, ऐ और औ, ये अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत आते हैं। यानी इनका उच्चारण करेंगे तो जितना इस आ का उच्चारण करने में मुंह खुला था उतना इनमें न खुली, जैसे कम खुली। वही चीज ये है, ज्यादा खुलना, कम खुलना, आधा खुलना। यानी आप समझ रहे हैं ना, एकदम समझ कर रहिएगा। चलिए, ये तो हो गई अर्ध विवृत की। समृद्ध की बात कर ले। समृद्ध, समृद्ध स्वर कौन से स्वर है जिसे समृद्ध स्वर कहा जाता है? यानी हमारा श्रीमुख जो है, हमारा ये जो मुख है, ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने पर हमारा श्रीमुख कम खुले, कम खुले, अर्थात अर्ध विवृत की अपेक्षा थोड़ा सा कम या उसी के समान, तो समान तो नहीं कह सकते, अर्ध विवृत की अपेक्षा थोड़ा सा हमारा श्रीमुख कम खुले। कब? ऐसे स्वर वर्णों के उच्चारण करने में हमारा श्रीमुख अर्ध विवृत की अपेक्षा थोड़ा कम खुले, उससे हम समृत स्वर कहते हैं। उससे हम कौन सा स्वर कहते हैं दोस्तों? समृत स्वर कहते हैं, समृत स्वर। इसको याद रखिएगा, ये चीज भूलने ना पाइएगा आप। अच्छा, एक चीज ये जानिए कि समृत स्वर में आपका लघु ई कहां से, यही सब दिक्कत होता है ना। चलिए, कहाँ गए? हाँ, समृद्ध पढ़ रहे हैं भैया। कहाँ पढ़ रहे हैं? समृद्ध पढ़ रहे हैं। थोड़ा जगह ले लेते हैं, जगह की कमी है इसमें। या चलो भैया, ये 4 नंबर है ना, 4 नंबर हम यहाँ से कट कर देंगे। चलो, तो दोस्तों ये जो समृद्ध स्वर है, इसका उच्चारण करने पर इसकी अपेक्षा कम हमारा मुख खुलेगा, वही समृद्ध स्वर होता है। इसके अंतर्गत लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ और री को भी इसमें हम रख देते हैं। यानी ये जो 5 वर्ण ऐसे हैं, 5 स्वर वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण करने पर हमारा श्रीमुख अर्ध विवृत स्वर से कम खुलता है। ये आपके सामने है भैया।
एकदम देख ले, फोटो खींच ला, कहीं स्कैन कर ले, टोंगम बैठिया ले, जवन मर्जी करे तवन कर ले, लेकिन परीक्षा में आई यही गलत ना हो चाहिए, क्वेश्चन ना हो तो लड़का अधिकतर गलत कह कावथन, ये चीज ये भाई ध्यान दे जाए। अब हम बात कर ले अर्ध समृद्ध स्वर की। किसकी बात कर ले? अर्ध समृद्ध स्वर की। ऐसी ध्वनियां, ऐसे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करने पर हमारा श्रीमुख सबसे कम खुले यानी बंद होने की कगार पे हो। बंद ना हो, बंद हो जाएगा तो ध्वनियां नहीं निकलेगी, उच्चारण नहीं कर पाएंगे। लेकिन बंद ना हो, लेकिन बंद होने की कगार में है, तो कम से कम मुख खुले जिन स्वरों के उच्चारण में, उसे हम अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। एक है ए और एक है ओ। ए ओ, ए ए ए ओ, ए ओ। कितना हमारा श्रीमुख खुल रहा है, एकदम बंद होने की कगार पे था। आप गौर किए होंगे तो इन स्वरों का उच्चारण करने में, इसीलिए तो इसको अर्ध स्वर स्वर के अंतर्गत रखा जाता है, और कोनो बात ना है। ये तो हो गए आपके स्वर के भेद। 4 भेदों में हम लोगों ने स्वर को पढ़ लिया। हम दोस्तों बात करेंगे अब, एक फोटो खींचे को खींच ले, स्क्रीन शॉट जगह काथ नगर जिया में, हाँ ले ला काम है, करिए भैया। चलो आइए अब आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। व्यंजन की हमने बताया था कि वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर को हमने समाप्त कर दिया है। स्वर से कहीं से भी क्वेश्चन कोई भी परीक्षा में बनेगा, इससे ज्यादा कहीं से बन ही नहीं सकता, ये बात आप याद रखिएगा। चलिएगा, अपने भाई पे थोड़ा भरोसा रखो। भगवान पे भरोसा रखते हो, इसे हम भरोसा रखो। हम ना करें कि हम भगवान है, लेकिन और क्या कहें, तब मानोगे आप लोग का कसम खा रही भगवान, तब मन में अब। चलिए, नहीं ऐसी बात नहीं है भाई, हाँ ऐसी बात नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हाँ अन्यथा मत ले लीजिएगा, नहीं तो मजा खराब हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं व्यंजन की। किसकी? व्यंजन। वो खाए वाला व्यंजन ना है जो अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन होते, वो व्यंजन की बात ना होते। व्यंजन वर्ण की बात होता है। वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक ठे पड़ा है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। व्यंजन का होता है, व्यंजन कहते किसे हैं? व्यंजन के प्रकार कितने हैं? व्यंजनों की संख्या कितनी है? मूल व्यंजन कितने हैं? ये सारी बातों पर हम अध्ययन करेंगे, और साथ ही साथ इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान भी पढ़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसके बारे में पढ़ा जाएगा। आइएगा, ध्यान दीजिएगा, अपना ध्यान मैं आकर्षित आपका ध्यान करना चाहूंगा इस बोर्ड की तरफ। हम दोस्तों व्यंजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम व्यंजन की बात कर रहे हैं। व्यंजन की अगर परिभाषा की बात कर ली जाए, तो हम कह सकते हैं कि वे ध्वनियां या वे स्वरवर्ण जिनको लिखा तो जा सकता है, ध्यान से एकदम कान खोल के सुने, ऐसी ध्वनियां जिनको लिखा तो जा सकता है स्वतंत्र रूप से, परंतु लेकिन स्वतंत्र रूप से उच्चारित न किया जा सके। अर्थात वे ध्वनियां जिनको लिखा तो जा सकता है परंतु उच्चारण असंभव है, उन ध्वनियों या उन वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, और कुछ नहीं कहते। बात समझ में आई परिभाषा? इसी को हम व्यंजन कहते हैं। ये चीज आप लोग जान लीजिए भैया, बड़ा अच्छी चीज है। अच्छा, एक चीज ये भी जान लीजिए कि व्यंजन जो है, अगर आपसे कभी पूछ लिए हिंदी वर्णमाला में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33 कितनी? 33। ये चीजिया दिमाग में छाप लें। व्यंजनों की संख्या आपसे पूछ लिया हिंदी वर्णमाला में, तो आप सीधा अटैक कर जाइएगा किस पे? यही 33 पे।
और व्यंजनों के प्रकार की अगर बात कर ली जाए तो कुल व्यंजनों को जितने भी टोटल वर्ण हैं व्यंजन में, अभी देखते हैं कर्म से एक एक कितने कुल होते हैं, मिला जुला के आप लोग के सामने सब कुछ होगा, उनको कितने वर्गों में कितने प्रकारों में विभक्त किया गया है। आइए एक एक प्रकार से करके स्टार्ट करते हैं। परिभाषा तो आपने देख ही लिया, चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेश करते हैं व्यंजन महोदय का। व्यंजन स्वतंत्र रूप से लिखा जा सकता है परंतु उच्चारित नहीं किया जा सकता, ऐसा जो है वह व्यंजन है। यानी बिना स्वर मिलाए कि पूरा होइबे न करी, उच्चारित होइबे न करी, बिना स्वर मिलाए। बिना व्यंजन के स्वर के काम तो चल ही जाएगी, बिना व्यंजन के स्वर अपन काम चला ले जाइए, लेकिन बिना स्वर के व्यंजन आधा अधूरा है। का है? आधा अधूरा लंगड़ा लूला है। काहे बदे? बिना स्वर के उनका उच्चारण ना हो पाई, बहुत करबल लिख सकत है हलन तोलन तो लगाएंगे, और कुछ नहीं होता मेरे प्यारे भैया। आप देखिएगा सारी बातें आपको समझ बहुत बेहतरीन तरीके से आएंगी। इस व्यंजन को कुल 3 प्रकारों में विभक्त कर दिया गया। कितने प्रकारों में? 3 प्रकारों में। कितने प्रकारों में? 3 प्रकारों में। पहला प्रकार है, पहला प्रकार है, ध्यान दीजिएगा, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन। एक दूसरा प्रकार है अंतस्थ व्यंजन। एक तीसरा प्रकार है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ध्यान दीजिएगा, ये अभी हम प्रकारों की बात कर रहे हैं, अभी प्रकारों पे और विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों ये जो व्यंजन के प्रकार है उसमें सबसे पहला प्रकार हमें देखने को मिलता है स्पर्शी व्यंजन। कौन व्यंजन देखने को मिलता है सबसे पहले? स्पर्शी व्यंजन। अब अगर हम बात करें स्पर्शी व्यंजन की, तो किसे स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है? दोस्तों ऐसी ध्वनियां या ऐसे वर्ड, ऐसी ध्वनियां या ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करने पर हमारी मुहवा, हमारे मुख के आंतरिक भाग को और किसी न किसी भाग को निश्चित रूप से टच करे, स्पर्श करे, छुए, इस स्थिति में जो वर्ड उच्चारित होगा उसे हम स्पर्शी व्यंजन कह देंगे। और क्या कह देंगे? स्पर्शी व्यंजन कह देंगे। ऐसे व्यंजनों की कुल 25 संख्या है। पचहा में 25 स्पर्शी व्यंजनों की कुल कितनी संख्या है? 25। क से लई के म तक, क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ मतलब एकदम प फ ब भ म तक। और देखेंगे इसे स्पर्शी व्यंजन के साथ साथ वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 25 वर्ण आते हैं और 25 वर्ण 5-5 वर्णों के वर्ग में विभक्त हैं। कुल 5 वर्ग हैं, एक वर्ग में 5 वर्ण हैं। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए 5 वर्गों में विभक्त होने के कारण इस स्पर्शी व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। दोस्तों तो जो वर्ग यानी 5 वर्ग हैं, जो वर्ग जिस वर्ण से शुरू होता है उसी वर्ण के नाम पर उस वर्ग का नामकरण कर दिया। जैसे क ख ग घ अंगा ई वाला वर्ग जो हो, क से शुरू हो, एक नाम क वर्ग। च छ ज झ इया ई वर्ग च से शुरू हो, च वर्ग नाम दे दिया गया। तो ये वही जो वर्ग जिस वर्ण से शुरू है उसी वर्ण के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया। तो जो क वर्ग है उसमें क ख ग घ आते हैं, च वर्ग में च छ ज झ इया, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़ा, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में
प फ ब भ म, ये 5 वर्ग हैं, क से लेके म तक या क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। इन्हें वर्गीय व्यंजन और स्पर्शी व्यंजन दोनों कहा जाता है। क्यों वर्गीय कहा जाता है, क्यों स्पर्शी कहा जाता है, हमने ये आपको पहले ही बता दिया है। बहुत बेहतरीन तरीके से परिभाषा इसकी। कितने वर्ड आते हैं इसके आगे दोस्तों, हम कल कक्षा में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।